हेलो बेटा, इस क्लास के अंदर है ना, मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बच्चा क्या करता है, जिसको परफेक्ट स्कोर बनाना होता है वो स्किप कर देता है इन चीज़ों को। ये चीज़ें हमें नोट्स में मिलने को तो मिल जाती हैं, लेकिन इन पे हमारा ध्यान कम ही जाता है, क्योंकि ये थोड़े से डीपली और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो इन पे आप ध्यान दें। चाहिए आपका मीडियम कोई सा भी है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों के लिए कर लेंगे हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इधर लिया है। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप राइट एनी टू सजेशन। यानी इसमें यह पूछा जा रहा है कि कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, हिंदी मीडियम वाले भी साथ में सुन लें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा तो किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग है। उस मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाना है, तो दो उपाय बताइए। ये बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी छोटे ऑब्जेक्ट का लार्ज मैग्निफिकेशन कर पाओ, बड़ा मैग्निफिकेशन कर पाओ, इसके लिए आप दो सजेशन दीजिए, दो उपाय बताइए। तो इस क्वेश्चन को लर्न करना कह दो या अंडरस्टैंडिंग कह दो, समझने के लिए हमें सीधी सी बात है कि एम का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? एम का फॉर्मूला। एम मैग्नीफाइंग पावर था L अपॉन एफ हो, और यहां सिचुएशन ये है कि इन्फिनिटी पे बनेगा तो आ जाएगा D अपॉन एफ ही। अगर ये D पे बनेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ही। मेरा कहने का मतलब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये है। हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है इसको। ये किस पे डिपेंड करता है? डी तो बेटा देखो फिक्स है, डी तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, तो ये तो 25 सेंटीमीटर फिक्स है। बचा क्या? बचे दोनों की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ। अभिदर्शक की फोकस दूरी और अभिनेत्र की फोकस दूरियां बची। ये चूंकि डिवाइड में है, तो एम बढ़ाने के लिए इन दोनों के मान छोटे होने चाहिए। पहला उपाय, हमें कितने लिखने? दो सजेशन लिखने। फर्स्ट वी टेक द लेंस इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्मॉल फोकल लेंथ के लिए लेंगे, दोनों की फोकस दूरियां क्या लेंगे? छोटी लेंगे। एफ ओ का मान भी छोटा लेंगे और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी भी छोटी लेंगे। लेकिन बेटा, छोटे साइज का लेंस फोकस दूरी, एक डाटा याद रखें कि 1 सेंटीमीटर, यानी ये लिखा है मैंने 1.0, यानी 1 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी का लेंस बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। तो बहुत ज्यादा कम फोकस दूरी का लेंस नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब फोकस दूरी को कम करेंगे तो ओके, एम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके भी बढ़ने की एक लिमिट है। तो फिर दूसरा ये सोचा गया कि ये क्या होती है, तो बेटा ये आप कहोगे सर ट्यूब लेंथ होती है, ये तो ट्यूब की लंबाई है, ये तो ट्यूब लेंथ। दोनों के फोकस, पहले के सेकंड फोकस और सेकंड के फर्स्ट फोकस के बीच की दूरी है, तो ट्यूब लेंथ को क्या करना चाहिए? हमें बढ़ाना चाहिए। तो सेकंड क्या क्या हो जाएगा? ट्यूब लेंथ या नलिका की लंबाई हमें बढ़ानी चाहिए। ये दो सजेशन दे देंगे हम। लेकिन बेटा ट्यूब लेंथ की भी एक लिमिट है। ट्यूब लेंथ ज्यादा बढ़ाओगे तो जो मिरर होंगे, वो लेंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे। वो लेंस बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर वो डिफेक्ट्स आ जाएंगे और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से नहीं होगा। लेकिन उन चीज़ों पे अपने को जाना नहीं है। इसने दो सजेशन मांगे हैं, तो हम सजेशन डायरेक्टली क्या कह देंगे? दोनों की लेंसों की फोकस दूरियां कम करके और ट्यूब लेंथ को बढ़ा करके, फोकल लेंथ कम लेकर के और ट्यूब लेंथ को इंक्रीज करके हम छोटे ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर सकते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द टेरेस्ट्राइल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्राइल कौन से होते हैं? टेरेस्ट्राइल होते हैं जिनसे अर्थ के ऊपर जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको देखा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। पृथ्वी पर काम आने वाले जो दूरबीन होते हैं, पार्थिव दूरदर्शक। इन टेरेस्ट्राइल टेलीस्कोप व्हाई वी यूज एन एडिशन ऑफ पेयर ऑफ टू इन्वर्टिंग लेंसेज। पार्थिव दूरदर्शी में हम एक प्रतिलोमी लेंसों का युगल काम में लेते हैं। प्रतिलोमी लेंसों का युगल काम में लेते हैं। इसका क्या कारण है? तो मैंने ये बताया था कि आपको टेलीस्कोप होता है वो कैसा बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूरदर्शी क्या करता है? प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। और पृथ्वी पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या है? कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है।
तो इर्रेगुलर शेप के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको सीधा करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, प्रतिलोमी लेंसों का युगल यूज करते हैं। फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए, फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए या अंतिम प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रतिलोमी लेंसों का युगल काम में लेते हैं। ओके, अगले पे चलते हैं। ऐसे फॉर्मूला सजेस्ट करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि परफेक्ट स्कोर बनाएगा वो न्यूमेरिकल तो करेगा। तो फॉर्मूला आज रिलेट टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के या सूक्ष्मदर्शी के वो फॉर्मूला लिखो जिनकी हेल्प से हम वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व कर पाए जो किस पे बेस्ड हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड हो। ओके, तो बेटा इसकी कौन कौन सी होगी। पहला तो इसको करने के लिए आपको सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज आना चाहिए, यानी लेंसों का पृथक्करण पता हो। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, लेंसों का पृथक्करण या लेंसों के बीच की दूरी, तो मैं पार्थक्य भी लिख सकता हूं इसको, सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, लेंसों के बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए आप क्या फॉर्मूला काम में लेओगे, VO प्लस UE का मोड, ये काम में लेओगे। एक तो न्यूमेरिकल में ये दिया होता है, पीछे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उनमें यूज होगा ये। VO पहले लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी और दूसरे लेंस के लिए बिंब की दूरी का मोड। दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज विच फॉर्मड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और इट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। एक तो ये फॉर्मूला काम में आएगा, और सेकंड कौन सा काम में आएगा, सेकंड फॉर्मूला काम में आएगा आपके M इजिकल टू L अपॉन FO, यहां D अपॉन FE। कब, जब V इंफिनिटी पे बने तब फाइनल इमेज, और जब D पर बने तब सर, बेटा D पर बने तो यहां अंदर +1 और कर देंगे, L अपॉन FO और D अपॉन FE, और इसके प्लस क्या आ जाएगा 1, इधर लगा दो इधर लगा दो, बात एक ही है। ये दो फॉर्मूले तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, अब दो फॉर्मूले और बताऊंगा जो पीछे के न्यूमेरिकलों में हमें काम आएंगे। इसके हमने दो यूज कर लिए। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर किसका है, ये सर ऑब्जेक्टिव का है और ये आईपीस का है। यानी मैंने लिखते वक्त ये लिखा था M इजिकल टू MO इंटू ME। इसके तो हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए इधर वाले, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। इसका फॉर्मूला एक तो हो गया L अपॉन FE, और एक बेटा कोई भी लेंस हो उसका आप लिखते हो V अपॉन U, बिल्कुल लिखते हैं सर। ऑब्जेक्टिव का है तो मैं लिख दूंगा VO अपॉन UO। ये इस लेंस के लिए इधर थी तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये साइन कैसा ले लूंगा मैं, नेगेटिव। बस इसका तो वही लिखना आपको। अनंत पे बने तो D अपॉन FE। अगर स्पष्ट देख रहे हैं कि न्यूनतम दूरी फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो आप क्या ले लेंगे, 1 प्लस D अपॉन FE। ये चार फॉर्मूले हैं बेटा, ये L की टर्म्स वाला है और ये V अपॉन U की टर्म्स वाला है। ये चारों फॉर्मूले आपके माइंड में हो और दोनों लेंसों के बीच का सेपरेशन आपको पता हो, और सिंपल सी बात एक और पता हो, क्या, लेंस सूत्र पता हो आपको, 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U। जब ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएंगे तो सबके पास O लिख देंगे, और जब आप आईपीस के लिए लगाएंगे तो सबके पास E लिख देंगे, फॉर आईपीस और फॉर आईपीस। जो अपने को गिवन है डाटा उसकी साइन कन्वेंसिंग लगा करके रख देंगे, और जिसको फाइंड आउट करना है उसकी अपने को अनावश्यक कोई पंचायती नहीं करनी, उसका साइन अपने आप ही आ जाएगा, साइन के साथ आंसर। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़े से बड़े होते हैं इनके न्यूमेरिकल, लेकिन ये जो फॉर्मूले मैंने सजेस्ट किए इनसे टोटल काउंटर हो जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी चर्चा तो मैंने पिछले लेक्चर में की थी जो आपको पढ़ाया था उसमें। सम एडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप अवर ए रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। परावर्ती दूरदर्शी या दूरदर्शक या दूरबीन के फायदे लिखो, इस पर लाभ लिखिए जो रिफ्रैक्टिव में नहीं होते हैं, अपवर्ती में नहीं होते, तो उनकी चर्चा हम कर चुके। देखो इधर मैंने लिखा परावर्ती यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके सर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और इधर बेटा मैंने लिखा
अपवर्ती लेंस जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है, यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बेटर कौन सा है, ये है, इसके फायदे लिखने। इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या होता है, लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसमें अवतल दर्पण होता है, कॉनकव मिरर होता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों। लेंस को मैकेनिकल सपोर्ट इसकी बाउंड्री से दिया जाएगा, यानी रिम के साथ दिया जाएगा, जो एक टिपिकल काम है। इसको मैकेनिकल सपोर्ट इसकी पूरी जो इंटायर सरफेस है उससे दे सकते हैं आप, पूरी सरफेस दीवार के साथ खड़ी कर सकते हैं। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, बड़े लेंस को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें बड़ा चाहिए, बड़े लेंस को बनाना एक कठिन कार्य है, जबकि बड़े दर्पण को बनाना आसान है। बड़े लेंस में मटेरियल ज़्यादा लगेगा, जबकि दर्पण में मटेरियल या पदार्थ कम लगेगा। ये महंगा पड़ेगा, जबकि ये सस्ता पड़ेगा। ये भारी होगा, जबकि ये अपेक्षाकृत हल्का होगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सकता है, और आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि भारी है, और इसको ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। इसकी बजाय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है, लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी, धुंधली बनेगी, और उसमें दो क्रोमेटिक और स्पेरिकल आवर्सन होंगे। हिंदी में बोलूं तो वर्ण विपतन और गोलीय विपतन के दोष होंगे। क्रोमेटिक आवर्सन होगा और स्पेरिकल आवर्सन होगा। कलर अच्छे से नहीं दिखेगा, और प्लस उसका शेप भी रेगुलर नहीं दिखेगा। लेकिन मिरर के केस में ऐसे कोई भी एबर्सन या डिसऑर्डर्स या ऐसे विपतन, गोलीय विपतन या वर्ण विपतन के दोष रहित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड इट्स डिपेंडेंस। रिजोल्विंग पावर से आप क्या समझते हैं, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या समझते हैं, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड इस पे करती है, डायामीटर पे। इसका आंसर तो क्या हो जाए, किस पे निर्भर करती है, ये क्या चीज है भैया, विभेदन क्षमता। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, और इससे आप क्या समझते हैं, किस पे डिपेंड करती है? तो इसकी विभेदन क्षमता डिपेंड करती है अभिदर्शक लेंस के व्यास पर, ऑन द डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। चाहे वो आपका मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, डायामीटर जितना ज्यादा बड़ा होगा, रिजोल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। और वो जो लाइट गैदरिंग पावर होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द एरिया, वो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप का आपसे पूछा है, तो रिजोल्विंग पावर की डेफिनेशन करते हैं अपने। ये दो तारे हैं और अपने से बहुत ज्यादा दूर हैं, ये दो स्टार्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये बहुत ज्यादा क्लोज है, इनके बीच का गैप न के बराबर है। दे आर नियर बाई टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। इधर से आप देख रहे हो टेलीस्कोप की हेल्प से, ये टेलीस्कोप की हेल्प से आप इसको देख रहे हैं। अपने से दूर स्थित दो स्टार हैं, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल टू ऑब्जेक्ट्स हैं, इन द सेम डायरेक्शन दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। इन दोनों को सेपरेटली आप अलग अलग पहचान लो, इन दोनों को सेपरेटली आप ऑब्जर्व कर पाओ, डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट को सेपरेटली ऑब्जर्व कर पाए जो सेम डायरेक्शन में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ द टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व सेपरेटली टू नियरली ऑब्जेक्ट दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जो डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत ज्यादा क्लोज हैं, नियर बाई हैं, उन दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज रिजोल्विंग पावर। वो क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। दूर स्थित दो पिंड, हिंदी में दूर स्थित दो पिंड जो एक दूसरे के बहुत ही अति निकट स्थित हों और एक ही दिशा में हो, और दूरदर्शी के द्वारा उन दोनों को अलग अलग पहचानने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरस्थ पिंड एक ही दिशा में अति निकट स्थित हो, तो दूरदर्शी की सहायता से उन दोनों को अलग अलग विभेद करने की जो क्षमता होती है या एबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज द रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजोल्यूशन। और ये किस पे डिपेंड करती है, तो इसकी चर्चा हम कर चुके, किस पे डिपेंड करती है, व्यास पे डिपेंड करती है। ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कई क्वेश्चन थे जो एडिशनल क्वेश्चन मान सकते हो आप। इनको बिल्कुल बेटा तैयार करें, और नेक्स्ट जो भी मेरा लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको डेफिनेटली।
1/1 बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। ओके,